गूगल का फर्स्ट, ठीक है। तो गूगल फर्स्टली कहता है कि यार उसका यूजर खुश रहा है, ठीक है, उसके यूजर को आपने खुश करना है। ठीक, अगर यूजर खुश है तो गूगल की गाइडलाइंस मतलब आपने क्लियर कर लिया। गूगल की गाइडलाइंस कुछ ऐसी है कि गूगल कहता है कि फर्स्ट यूजर फ्रेंडली आपने कंटेंट बनाना है, ठीक है, कि यूजर की क्वेरी के साथ बिल्कुल मैच करे। सेकंड, आपने स्पैमिंग बैकलिंक्स नहीं बनाने, ठीक है। थर्डली, आपने क्या कहते हैं कीवर्ड के अंदर स्टफिंग नहीं करनी। ठीक, ये मेन तीन गूगल की गाइडलाइंस है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसके डेप्थ के अंदर जाएंगे तो हमें कंटेंट के अंदर प्रॉपर हेडिंग्स लगानी होती है, प्रॉपर टाइटल देना होता है, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाता है, जो भी मैं फर्दर अभी एक्सप्लेन करूंगा कि आपको वो क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, ये बस गूगल की सिंपल सी गाइडलाइन है। और हाँ, एक थर्ड चीज है कि आपकी जो वेबसाइट है ना, वो उसकी स्पीड अच्छी हो, ठीक है, मतलब स्पीड ऑप्टिमाइज हो, मोबाइल के ऊपर भी फास्ट चले। और एक सेकंड, आवाज सही नहीं आ रही, एक सेकंड में अभी करता हूँ। अब ठीक है आवाज? हाँ ठीक है, अब क्लियर है। वो मैंने हैंड फ्री लगाई थी ना, उस वजह से। ठीक है, तो यार हाँ, थर्डली आपकी जो वेबसाइट है ना, वो फुली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, लाइक उसके प्रॉपर एलिमेंट सेट होने चाहिए, वो मोबाइल के ऊपर भी फास्ट चले, और वेबसाइट के क्रोम के ऊपर भी बिल्कुल फास्टली चलनी चाहिए। ठीक, और थर्ड चीज, और जो सेकंड चीज आ जाती है कि आपने अवॉइड क्या करना है, सब ऑटोमेटिक जनरेट कंटेंट। लाइक जिस तरह आजकल लोग चैट जीपीटी से कंटेंट बना रहे हैं, आई नो वो भी रैंक कर रहा है, बट उसके अंदर भी बहुत सारी एडिटिंग करनी पड़ती है, रिवैम्पिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो थोड़ा बहुत रैंक करता है। लेकिन अगर गूगल को कहीं भी शक हो गया कि आपने कोई ऑटोमेटिक जनरेटेड कंटेंट बनाया हुआ है, तो उसको वो हिट करेगा। थर्ड चीज, आपने लिंक स्कीम्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना, जिसके अंदर पीबीएन बैकलिंक्स आ जाते हैं, ठीक है, कुछ भी इस तरह की स्पैमी बैकलिंक्स जो होते हैं वो आपने नहीं क्रिएट करने। ठीक, आपने किसी का कंटेंट ओरिजिनल कंटेंट को कॉपी करके एज इट इज अपनी अगर वेबसाइट के ऊपर लगा दिया है, तो वो भी आपको हिट करेगा, वो भी गूगल की गाइडलाइंस के खिलाफ है। ठीक, थर्ड थिंग आ जाती है क्लॉकिंग। क्लॉकिंग ये चीज है कि यार आप वेब के क्रॉलर्स को कुछ शो करवा रहे हो और उसके विजिटर को कुछ और कंटेंट शो हो रहा है। ये कोडिंग के जरिए होता है, जब आप एक बैकएंड डेवलपर के साथ बैठे होते हो ना, तो आप उसको बताते हो कि यार हमने जो गूगल के क्रॉलर्स होंगे उसको कुछ और कंटेंट शो करवाना है ताकि वो रैंक में आ जाए। लेकिन जब कोई विजिटर हमारी वेबसाइट को विजिट करेगा तो उसको कुछ और कंटेंट आ जाएगा। तो ये भी चीज हमने नहीं करनी, इसे क्लॉकिंग कहते हैं, ठीक है। फिर हिडन टैग्स एंड लिंक्स। अब हिडन टैग्स एंड लिंक्स हम इस तरह कर सकते हैं कि यार जिस तरह अब ये मैंने वेबसाइट लिखा हुआ है ना ऊपर, गूगल वेब मास्टर गाइडलाइंस, अगर मैं इसका कलर यहाँ पे व्हाइट कर दूं तो ये नहीं नजर आएगा मुझे। ठीक है, ये देखें अभी ये गायब हो गया। ये इसको इसको कहते हैं कि यार हिडन टैग्स हमने अपनी वेबसाइट में नहीं रखने, ठीक है। इसको हम कीवर्ड स्टफिंग के तौर पे भी ले सकते हैं कि हमने कीवर्ड्स को स्टफ नहीं करना वहां पे। थर्डली आ जाता है डोरवे पेजेस। डोरवे पेजेस इस तरह बनाए जाते हैं कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग मेहनत कर देते हैं, उसके अंदर कीवर्ड स्टफिंग कर देते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा लिंक्स लगे होते हैं, ठीक है। एक ही पेज के अंदर उन्होंने वेब मतलब पूरी एसईओ ना एक ही पेज के अंदर इकट्ठी करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें मतलब ना इंस्टेंट तो काफी ज्यादा बूस्ट मिल जाता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होता, आपकी वेबसाइट को हिट लग सकती है। तो आपने डोरवे पेजेस भी नहीं बनाने, ठीक है, मतलब इतनी अच्छी एसईओ भी नहीं कर देनी कि आपकी वेबसाइट फुल्ली रैंक में आ जाए और आपको मिलियंस ऑफ क्लिक्स फॉरन ही इंस्टेंट, मतलब जिसे कहते हैं ना इंस्टेंट मिलने लग जाए, तो वो भी आपकी वेबसाइट के लिए हार्मफुल होगा। ठीक, तो ये सिंपल सी गूगल की गाइडलाइंस है जिनको आपने हमेशा फॉलो करके रखना है। अब आ जाते हैं हम अपने आज के लेक्चर के ऊपर। ठीक, आज का जो लेक्चर है हमारा वो एसईओ के मेन टाइप्स के ऊपर है, जिसके अंदर तीन टाइप्स आ जाती हैं। वैसे अगर गूगल की नजर में देखें तो गूगल तो सिंपल यही कहता है कि यूजर फ्रेंडली कंटेंट बनाओ, आपकी वेबसाइट फुली ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर जो हो वो बिल्कुल यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है, तो आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक कर जाएगी। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कहता। लेकिन जो एसईओज हैं और जो बड़े बड़े लाइक जॉन मॉलर हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े एसईओ मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एसईओ को तीन कैटेगरीज में उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट ऑन पेज, सेकंड ऑफ पेज आ जाती है, और थर्ड इज टेक्निकल, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं फर्स्ट ऑन पेज के ऊपर। अब ऑन पेज के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आ जाते हैं? ऑन पेज की सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं आपको कुछ शो करवा देता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, जो भी चीज हम वेबसाइट के ऊपर करते हैं, ठीक है, जो भी हम वेबसाइट के पेजेस के ऊपर कर रहे हैं, चाहे उसकी साइट स्पीड कर रहे हैं, चाहे उसको कंटेंट हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, उसके मेटा टाइटल्स लगा रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, वो सब ऑन पेज का एक हिस्सा होता है, ठीक है। मतलब वेबसाइट के ऊपर ही हमने करना है, वेबसाइट से हट के हम कोई काम नहीं कर रहे। ठीक, इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर आ जाता है हाई क्वालिटी पेज कंटेंट, मतलब आपका कंटेंट जो लिखा होता है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, ह्यूमन रिटर्न होना चाहिए उसके अंदर,
प्रॉपर हेडिंग्स लगी हो। ठीक, फिर आ जाते हैं पेज टाइटल्स। ठीक, अभी मैं यहाँ पे एक ओपन करके दिखाई देता हूँ आपको अपनी वेबसाइट का कोई कंटेंट जिसके ऊपर प्रॉपर हेडिंग्स वगैरह सेट होंगे। इसके ब्लॉग सेक्शन में चलते हैं हम। यहाँ से हम कोई भी ब्लॉग ओपन कर लेते हैं। अब ये देखें, ये जो है ना, ये इट मीन्स, ये देखिए अब ये जो पेज टाइटल की मैंने बात की थी यहाँ पे, कि आपका हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ये नीचे कंटेंट लिखा हुआ है, ये सारा यूजर फ्रेंडली है। प्रॉपर इसकी हेडिंग्स वगैरह सब डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट आ गया। सेकंड चीज आ जाती है आपका पेज का टाइटल। अब एक टाइटल होता है जो यहाँ पे शो हो रहा होता है, ठीक है, ये मेन के ऊपर जो आपका कंटेंट की हेडिंग होती है। एक कंटेंट होता है जो हम यहाँ पे शो करवाते हैं, लगे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी शो करूँ, ये तो कोई वेबसाइट ओपन होगी, अगर मैं यहाँ पे पेट्स रिलेटेड कुछ सर्च करता हूँ, ठीक है, अब एक एक हेडिंग, एक टाइटल होता है ये वाला, ये देख रहे हैं, पेट डेफिनेशन टाइप हिस्ट्री एंड फैक्ट्स, ठीक है, इसी तरह यहाँ भी आ जाएगा। अब इसके अंदर और इस टाइटल के अंदर बहुत फर्क है। ये है आपके कंटेंट का टाइटल, ठीक है, और इसको कहते हैं हम मेटा टाइटल। यहाँ पे ये जो शोर होता है ना फर्स्ट पेज के ऊपर जब हम सर्च करते हैं, इसे हम कहते हैं मेटा टाइटल। ये कोडिंग के जरिए होता है। अब यहाँ पर भी इसका मेटा टाइटल लगा होगा, ये एक एक्सटेंशन है एसईओ मेटा। एसईओ मेटा, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी थी, तो आप इसको इजीली कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हो। एसईओ मेटा, ठीक है, ये देखिए फर्स्ट पे आ रही है गूगल क्रोम के ऊपर। ये एक टूल है। इन टूल्स को साथ साथ आप लिखते जाना, ताकि आपको फर्दर आप जब आप खुद काम कर रहे हो तो आपको याद रहे। वैसे मैं एक लिस्ट भी बना दूंगा जिसके अंदर जो जो मैं टूल यूज कर रहा हूँ वो मैं आपको वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। आप ये देख लें, एसईओ मेटा इन वन क्लिक, ये मैंने पहले से इंस्टॉल की थी, यहाँ पे शो हो रही है। अब किसी भी पेज के ऊपर जाके अगर हम यहाँ से क्लिक करेंगे ना इसके ऊपर, तो ये हमें शो करवा देगा कि इसका टाइटल क्या है, ठीक है, और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। ये देखें, इन्होंने टाइटल और डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ठीक, तो ये होती है मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मीन्स कि आपने ना पूरे कंटेंट की एक छोटी सी समरी उसमें बतानी होती है, जो आप पीछे एचटीएमएल कोड के अंदर लगा रहे होते हो। सेकंड चीज आ जाती है आपके हेडर्स, जिसमें H1 हेडिंग्स आ जाती हैं, जिस तरह यहाँ पे मैंने लगाई हुई है। ये देखें, ये मेरा यहाँ पे है, टाइटल लगी हुई है, यहाँ पे आपको लेफ्ट पे शो हो रहा होगा। इसलिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये देखें, अब ये टाइटल है, ठीक है, यहाँ पे भी ये भी टाइटल शो हो रहा है। और यहाँ पे मैंने सब हेडिंग बनाई हुई है। ठीक, यहाँ पे मैंने नॉर्मल टेक्स्ट लगाया हुआ है। अगर मैं इसको हेडिंग कर देता हूँ यहाँ पे, अगर H2, तो ये H2 हो जाएगी, ठीक है। H3 कर देते हैं। तो इनको प्रॉपर हेडिंग के जरिए आपने शो करवाना होता है। ठीक, एक ये एलिमेंट हो गया ऑन पेज का। सेकंड आ जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। फिर आ जाता है इमेज, इमेज का ऑल टेक्स्ट। इमेज ऑल टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई अपने यहाँ पे, अब ये देखो यहाँ पे एक इमेज अपलोड है। एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इमेज का ऑल टेक्स्ट ये करता है, यार मैं आपको पहले बता दूं इमेज का ऑल टेक्स्ट करता क्या है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो बहुत स्लो होती हैं, ठीक है, या फिर अगर गूगल के सर्वर में कोई एरर आ रहा है, वो आपकी इस वेबसाइट को लोड करने में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो आपकी इमेज को ना एज अ टेक्स्ट रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक, वो इमेज के जरिए जिस तरह अब ये इमेज शो हो रही होती है ना, इसको वो एज अ टेक्स्ट वहां पे शो कर देगा। एक मिनट मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, शायद किसी के साथ लगाओ। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इस एलिमेंट्स के अंदर ना कहीं ऑल टेक्स्ट लगा होगा। इसे कहते हैं सोर्स कोड। अगर किसी को नहीं पता तो ये मैं बता देता हूँ, इसे हम कहते हैं सोर्स कोड। ये आप इजीली किसी भी पेज के ऊपर जाओगे ना और लेफ्ट क्लिक करोगे, तो यहाँ पे लास्ट में इंस्पेक्ट लिखा होता है। इसको क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट का सोर्स कोड आ जाएगा, जिसके अंदर बताया होता है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड अपने पेज पे आके बताता हूँ। ये मैं इंस्पेक्ट पे गया। ठीक, अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ, तो ये मुझे बता देता है कि ये H2 हेडिंग है। जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि आपने प्रॉपर हेडिंग्स देनी है, प्रॉपर पैराग्राफ के कोड्स लगे होने चाहिए। ये अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो ना, तो वर्डप्रेस पे तो बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन जब आप कस्टम कोडिंग के ऊपर काम कर रहे हो तो ये बनाने थोड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना कंट्रोल पैनल अलग होता है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर इसको सेटअप करना होता है। ठीक, इसी तरह ऑल टेक्स्ट वर्क करता है, लेकिन आई थिंक इसका ऑल टेक्स्ट लगा ही होगा। अब ये देखिए इमेज लगी हुई है, और एक सेकेंड, फोल्ड के अंदर कहीं ना कहीं ऑल टेक्स्ट होना चाहिए। डिफाइन बॉर्डर, आई थिंक इसमें नहीं शो हो रहा, क्योंकि ये बैनर है ना, यहाँ पे नहीं शो हो रहा। चले, ऑल टेक्स्ट को मैंने आपको बता दिया। अगर ये इमेज यहाँ पे शो नहीं होती ना किसी वजह से, या साइट की स्पीड लो होती है, या गूगल का सर्वर जो है
वो इतना स्पीड वर्क नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे मुझे वो टेक्स्ट शो कर देता जो मैंने इस इमेज के अगेंस्ट ऑल्ट के अल्टरनेटिव लिखा था। ठीक। अब जो आ जाती है फिफ्थ चीज आती है स्ट्रक्चर मार्कअप या स्कीमा मार्कअप डेटा। अब स्कीमा मार्कअप यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए। अब स्कीमा मार्कअप आपको शो करवाता है कि आपका प्रोडक्ट है वो आपको यहीं पर ही मैक्सिमम चीजें जो है ना सब रिजल्ट्स के अंदर ही शो करवा देता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे करूँ, एक सेकेंड, बेबी हेयर, एक सेकेंड मैं कोई भी चीज यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। बेबी टॉप, एक सेकेंड, बेबी टॉयज कर लेते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे इसने इमेज शो करवा दी। अब ये जो चीज आ रही है ना, ये चीज यहाँ पे स्कीमा डेटा की वजह से आ रही है, ये आपने कोड लगाया हुआ है स्कीमा मार्कअप का। ठीक है, यहाँ पे ये आपको रिव्यू शो कर देगा, यहाँ पे आपके उस पेज के ऊपर कितनी चीजें पड़ी हैं। लाइक आपको पेज के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, आपको वो सर्व रिजल्ट्स के अंदर ही शो करवा देगा कि इस बंदे के पास ये चीजें हैं। ठीक है, टॉय लैंडिंग इन्होंने चीजें दी हुई हैं, इनके रिव्यूज कितने हैं, आप अपनी प्राइसिंग स्कीमा डेटा के अंदर सेट कर सकते हो। ठीक, आप स्कीमा डेटा बनाने का यार बहुत इजी तरीका है, ये एक टूल है technicalseo.com। इस तरह के स्कीमा मार्केट पर बहुत ज्यादा टूल्स मिल जाते हैं जिसके अंदर आप जाके इजीली अपनी स्कीमा क्रिएट कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं स्कीमा, ये देखिए स्कीमा मार्कअप जनरेटर करेंगे तो यहाँ पे काफी सारे टूल्स आ जाएंगे जो आपको एक HTML का कोड बना देते हैं, जिनको जैसे आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि मेरे प्रोडक्ट का नाम जो है वो बेबी बेबी प्रोडक्ट से में से कोई से भी आ सकता है। लाइक फीडर्स ले लो, ठीक है, उसके बाद उसकी प्राइसिंग आप वहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक, उसके अलावा आप उसके रिव्यूज वहां पे दे सकते हो। देन वो आपको यहाँ पे फ्रंट पे शो करवा देगा सब रिजल्ट्स के अंदर। ठीक, अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट चीज की तरफ। फिर आ जाता है पेज का यूआरएल। अब पेज का यूआरएल यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो यहाँ पे ये ऊपर शो हो रहा है ना, www.https wet and tag blog different types of vets and their role in the animals। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने इसको टू द पॉइंट लिखना है, इसके अंदर आपने कुछ अलग नहीं डालना। लाइक अब ये न्यूज है ना, अब ये न्यूज का पेज है तो मैंने यहाँ पे सिंपल लगाया हुआ है कि wettentech.com/news। अब मैं इसके अंदर ये नहीं कर सकता कि यहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन मार्क लगा दूं, ठीक है, या फिर कोई इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा स्पेस दे दूं, ठीक, या फिर इसके अंदर कुछ नंबरिंग डाल दूं। तो वो गूगल को पसंद नहीं होता, गूगल इस तरह के जो लिंक्स होता है ना उन्हें स्पैमी लिंक्स के अंदर कंसिडर करता है और फिर वो उनको रैंकिंग में नहीं लेके आता। ठीक है, तो टू सिंपल, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल अपने पेज का यूआरएल रखें। ठीक, उसके बाद आ जाती है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग मीन्स आप अपने ही वेबसाइट के पेजेस, डिफरेंट पेजेस को एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हो। अब जिस तरह एक ये पेज है, यहाँ पे एक ये पेज को इंटरनल लिंक किया हुआ है, ठीक है, ये देखें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे वेबसाइट के किसी और पेज के ऊपर चला जाता है। तो जिस तरह मैंने पहले बताया था, क्रॉलर्स जो होते हैं वो लिंक टू लिंक आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता चलता, वो इसी तरह लिंकिंग की होती है ताकि आपके जो हिडन पेजेस, आपका कोई पेज है आपने न्यू क्रिएट किया तो गूगल को नहीं पता, तो आप किसी पुराने आर्टिकल के अंदर जाके उसको इंटरनल लिंक कर सकते हो किसी भी रेलिवेंट कीवर्ड के ऊपर। देखिए डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन, अब यहाँ पे ये डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन के बारे में बताया है। VMD और DVM ये कुछ मेडिकल टर्म्स की वेबसाइट्स है, तो थोड़ा आपको शायद ना समझ आए, बट ये डॉक्टर रिलेटेड ही कंटेंट, मतलब जो रिलेटेड कंटेंट होते हैं ना उन दोनों को आपस में अगर हम लिंक कर देंगे तो वो इंटरनल लिंकिंग बन जाएगी। सर और फिर आ जाता है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। मोबाइल रिस्पॉन्सिव आपका पेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस भी आप डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के ऊपर जाके चेक कर सकते हो। एक टूल है, एक सेकंड, टूल का नाम था GT मैट्रिक्स। GT, अब इस टूल का नाम याद रखना, ये बहुत बहुत अच्छा टूल है वेबसाइट की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए, आपकी इमेजेस को चेक करने के लिए बहुत अच्छा टूल है। अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इस पेज का अगर यहाँ पे लिंक लगा दूँ वेबसाइट का, या फिर आप उस पेज का भी लिंक लगा सकते हो, मैं आप पूरी वेबसाइट का लिंक लगा देते हैं। अब ये देखिए, अभी मुझे एनालाइज करके प्रॉपर उसकी डिटेल्स बता देगा कि इस वेबसाइट में क्या क्या ठीक है और क्या क्या हमें ठीक करने वाला है। एक सेकंड, ये अभी लोड हो रहा है, टच कर रहा है साइट को।
लैपटॉप चार्जर। ओके यार, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, इसने मुझे परफॉर्मेंस बता दी है, ठीक है, कि 76%, इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ठीक बना हुआ है, इसकी जो साइट की स्पीड है वो भी बहुत अच्छी है। ये मुझे लोडिंग बता रहा है कि आपकी जो साइट है वो कितने सेकंड्स के अंदर लोड हो रही है, कि 9 सेकंड्स के अंदर पूरी साइट जो है ना वो लोड हो रही है। एक सेकंड, नजर आ रहा, चार्जर लगा रहा हूँ लैपटॉप पर। अभी नहीं चला, बटन प्रेस कर। इस पे नहीं चार्ज हो रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसने मुझे प्रॉपरली बता दिया है कि मेरी साइट के अंदर क्या क्या चल रही है, कितनी उसकी इमेज साइज है, ठीक है, और कितनी रिक्वेस्ट है। ये मैं आपको प्रॉपर टूल्स जो है ना, एक दिन आपको लास्ट जो लेक्चर है ना वो हम टूल्स के ऊपर रख लेंगे, जिसके अंदर मैं आपको टूल्स का बताऊंगा। ठीक, फिर आपकी साइट स्पीड आ जाती है जो मैंने यहाँ पे भी शो की थी, कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है और ये साइट की स्पीड भी अच्छी है। तो ऑन पेज को एक और चीज याद रखना, ऑन पेज को 3 कैटेगरीज में ना डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये तो एलिमेंट्स थे ना जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, इसको 3 कैटेगरीज के अंदर ना डिवाइड किया हुआ है, जिसमें एक कंटेंट एलिमेंट आ जाते हैं, मींस कंटेंट के एलिमेंट्स जो ये आ रहे हैं, ठीक है, आपको कंटेंट जो शो हो रहा है, ठीक है। सेकेंडली आ जाता है आपका HTML कंटेंट, जिसमें आप अपनी मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह को सेट करते हो, जिस तरह यहाँ पे मैंने शो करवाया था, ये देखें, जिसमें आप टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और अपने कीवर्ड्स को एडजस्ट करते हो। ये भी मेटा कीवर्ड्स ही शो कर रहा है, ठीक। और थर्डली आ जाता है साइट का आर्किटेक्चर एलिमेंट। आर्किटेक्चर एलिमेंट में सिंपल ये होता है कि यार आपने कंटेंट को ना बिल्कुल विजुअलाइज रखना है, इसके अंदर आपने कोई ज्यादा इमेजेस लगानी है, लेकिन इस हिसाब से नहीं लगानी कि आपका जो कंटेंट है ना उसके अंदर छुप जाए, लाइक उसके बैक एंड पे चला जाए या फ्रंट एंड पे। अब जिस तरह ये वाला पेज यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये प्रॉपर है कि यार इंसान इजिली ना, कोई भी अगर यूजर आएगा तो वो इसको रीड करेगा, और अगर उसने कुछ और रीड करना तो यहाँ पे क्लिक करके वो दूसरे पेज पे चला जाएगा। अब ये नहीं कर सकते इस बैनर को हम इस टेक्स्ट के ऊपर लगा दें। ये जब आप इजीली जब एक सेकेंड जब आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे होगे ना, वहां पर तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब कस्टम कोडिंग पे आओगे तो आपको ये खुद एडजस्ट करनी पड़ेगी कि हमारे कौन कौन से जो लिंक्स है ना वो साइड में और कौन से राइट साइड पे शो। एक सेकेंड, अभी ये फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो ये था ऑन पेज का काम। अगर किसी को ऑन पेज की कोई चीज नहीं समझ आई तो वो भी मुझसे पूछ सकता है, मुझे बता दो मैसेजेस के अंदर कि ऑन पेज का कोई एलिमेंट अगर नहीं समझ आया। ऑन पेज की सिर्फ यही एलिमेंट्स है जिसके अंदर पेज आपकी जो कंटेंट की क्वालिटी आ जाती है, पेज के टाइटल्स आ जाते हैं, हेडर्स आ जाते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन आ जाती है, ऑल टेक्स्ट आ जाता है, स्कीमा मार्कअप आ जाता है, पेज का URL आपने किस तरह का बनाया हुआ है, इंटरनल लिंकिंग प्रॉपर की हुई है कि नहीं, ठीक है, उसके मोबाइल के ऊपर वो सही चल रहा है, और साइट स्पीड उसकी कितनी अच्छी है आपकी वेब पेज की। तो आई थिंक सबको ओके है, तो हम फर्दर अब ऑफ पेज की तरफ चलते हैं। सेकंड इज ऑफ पेज। ऑफ पेज को यार सिंपली आप इस डिफाइन कर सकते हो कि यार एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक करना। अभी जिस तरह मैंने इंटरनल लिंकिंग डिफाइन की है ना, कि आपने यहाँ पे किसी पेज को लिंक किया हुआ है, अभी ये देखिए यहाँ पे ये मैंने अपनी वेबसाइट का पेज लिंक किया हुआ है, तो ये मेरी वेबसाइट के ऊपर ही जा रहा है। बट अगर यहाँ पे मैं किसी और वेबसाइट का लिंक दे देता जो किसी और थर्ड वेबसाइट के ऊपर जा रही होती, तो वो लिंक हो जाते दोनों आपस में। सिंपल इसको हम इसी से डिफाइन कर सकते हैं कि एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट के साथ लिंक करना। यहाँ मैं दिखा देता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन तो ये होगी। अब लिंक बिल्डिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर लिंक बिल्डिंग आ जाती है, जिसमें हम दो वेबसाइट डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाके अपना क्या कहते हैं अपनी वेबसाइट को लिंक करते हैं। फिर कंटेंट मार्केटिंग आ जाती है। फिर आपकी लोकल एसईओ आ जाती है, जिसमें GMB और साइटेशंस बनाते हो। साइटेशंस मीन्स कि आप डिफरेंट डिफरेंट जो वेब डायरेक्टरीज होती है ना वहां पे जाके अपनी शॉप का एड्रेस लगाते हो। फिर रिव्यूज आ जाते हैं, रिव्यूज भी प्रॉपर एक ऑफ पेज की टेक्निक से अंदर ही आ जाते हैं। फिर इवेंट क्रिएशंस होते हैं कि आप कुछ इवेंट्स क्रिएट करके ना गूगल GMB के अंदर आप उसके साथ लिंक कर देते हो अपनी वेबसाइट के साथ। अब GMB क्या होता है मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने सर्च किया है ना, दोबारा सर्च करता हूँ। आई थिंक इस कीवर्ड पे GMB बना ही नहीं हुआ। दोबारा दूसरा कीवर्ड चेक करता हूँ।
नहीं यार, अच्छा जीएमबी को मैं सिंपली आपको डिफाइन कर देता हूँ। जीएमबी जो है वो गूगल माई बिजनेस की एक वेबसाइट ही समझ लेंगे। अगर आप वेबसाइट नहीं बना सकते, ठीक है, तो आप इजीली जाएं, अपना जीएमबी बनाएं, प्रोफाइल सेट करें। यहाँ पर आप प्रॉपर अपनी प्रोडक्ट्स भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसको, आपकी कोई शॉप है, आप वो बना सकते हो। यहाँ पे शॉप बना के आप ऑनलाइन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरह ये शो कर रहा है, ये देख लें। यहाँ पे इस बंदे ने अपनी जो वेबसाइट इसने नहीं है, तो इसने जीएमबी बना के नॉर्मली लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया कि भाई मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस भी है। मीन्स ये आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को शो करता है। अगर अगर वेबसाइट नहीं है, आपका कोई बजट नहीं है, आप सिंपली गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर जाओ, अपनी प्रोडक्ट्स अपलोड करो, लोगों को दिखाओ, वहाँ पे अपना एड्रेस लगाओ, और इजीली आप उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हो। ठीक, तो ऑफ पेज का समझ आ गया या सबको? ऑन पेज ऑफ पेज में कोई इश्यू तो नहीं है? मुझे मैसेज करके बता दो। उसामा शुएब। डन। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है जी, जी बिल्कुल। जीएमबी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इजीली वहां पे जाके प्रॉपर एक वेबसाइट की तरह स्ट्रक्चर बना सकते हो। आप इजीली वहां पे जाके अपने, मतलब एक प्रॉपर वेबसाइट की तरह ही उसे रन कर सकते हैं आप इजीली। वहां पर भी गूगल की वही गाइडलाइंस आएंगी, एसईओ भी वही चलेगी जो आप एक वेबसाइट के ऊपर लगा रहे हो तो। ठीक है। और थर्डली आ जाता है टेक्निकल एसईओ। ये बहुत एडवांस और बहुत ही जरूरी होता है एक वेबसाइट के अंदर। ठीक है। इसके अंदर फर्स्टली चीज आ जाती है जो आपकी क्रॉलेबिलिटी आ जाती है, जो मैंने फर्स्ट आपको डिफाइन किया था कि आपकी वेबसाइट प्रॉपर क्रॉल होनी चाहिए, क्रॉलर्स आए, उनको कोई इशू ना हो, उनको प्रॉपर कंटेंट मिले। फिर आपका यूजर एक्सपीरियंस यानी यूआई यूएक्स जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एलिमेंट्स उसके ना प्रॉपरली डिफाइन हो, अपनी जगह पर हो। ठीक। और थर्ड चीज जो आ जाती है वो साइट स्पीड आ जाती है। क्या आपकी साइट की स्पीड जितनी अच्छी होगी, वो उतना अच्छा वर्क करेगा। ठीक, इसके भी कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें आप, जब आप उसको चेक कर रहे हो तो आप एक साइट का टेक्निकल ऑडिट करते हो। ठीक है, फिर उसका फाइंड करते हो उसके अंदर डुप्लीकेट कंटेंट तो कोई नहीं है। फिर रोबोट टीएक्सटी फाइल को चेक करते हो। अब रोबोट टीएक्सटी फाइल क्या होती है मैं दिखाता हूँ। रोबोट टीएक्सटी फाइल एक, एक सेकंड, यहाँ पे अगर किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जाके robots.txt लिखेंगे, तो यहाँ पे एक छोटा सा कोड आएगा। अब ये देखें, जिसके अंदर आप क्रॉलर्स को ना, अब ये देखिए, यूजर एजेंट मतलब हैशटैग और डिसअलाउ। अब डिसअलाउ का मीन्स होता है कि अब जब गूगल के क्रॉलर्स आएंगे वो पहले इस पेज को क्रॉल करेंगे आपकी वेबसाइट से पहले। एक मिनट, टाइम बहुत कम रह गया। ठीक है, तो मैं सिंपली आपको डिफाइन कर देता हूँ कि रोबोट टीएक्सटी फाइल बनाने की जाती है। अब क्रॉलर्स आते हैं, वो आपकी पूरी वेबसाइट को क्रॉल कर रहे होते हैं। लाइक उन्होंने आपका डैशबोर्ड भी क्रॉल करना है, आपका बैकएंड भी क्रॉल करना है, आपका फ्रंट एंड भी क्रॉल करना है। ठीक है, तो उससे रोकने के लिए ना, यहाँ पे आप एक रोबोट टीएक्सटी का यूआर एक पेज बनाते हो, जिसके अंदर आप उसको डिसअलाउ कर देते हो कि भाई आपने सिर्फ इन पेजेस को मतलब पूरी साइट को क्रॉल कर ले, लेकिन इन पेजेस को क्रॉल नहीं करना। मीन्स डैशबोर्ड को क्रॉल नहीं करना। ही देखे, यहाँ पे डैशबोर्ड को उन्होंने डिसअलाउ किया हुआ है, और यहाँ पे कार्ट को भी किया हुआ है, चेकआउट पेज को भी डिसअलाउ किया हुआ है। कि इन पेजेस को ना ज्यादातर, इन पेजेस को ना जरूरत नहीं होती क्रॉल करवाने की, क्योंकि आपके क्रॉल बजट खा लेते हैं। अब गूगल के जो क्रॉलर्स है ना, वो स्पेसिफिक टाइम के लिए आपकी वेबसाइट पे आते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि यार जो मेन मेन मेरे पेजेस है ना, लाइक अगर कोई प्रोडक्ट पेज है, कोई कंटेंट है, तो वो क्रॉल हो जाए बनस्बतन कि ये फजूल पेजेस या चेकआउट वाला पेज हो जाए, कोई डैशबोर्ड हो जाए। अब मेरी वेबसाइट का अगर डैशबोर्ड अगर उन्होंने क्रॉल कर लिया और इंडेक्स कर लिया, और वो अगर कहीं उन्होंने शो करवा दिया, तो कोई भी हैकर उसको इजीली हैक कर सकता है। तो मैक्सिमम वेबसाइट पे ये आपको डिसअलाउ ही मिलता है। अब ये दो तरीके से बना सकते हो, आप कस्टम भी बना सकते हो, लेकिन जो वर्डप्रेस है ना उसके अंदर तो ये प्लगइन्स के जरिए इजीली बन जाता है। ठीक। इसके अंदर आप एक और चीज आती है, साइट मैप। अब साइट मैप जो होता है, साइट मैप भी इसी तरह एक पेज होता है जो हम खुद बनाते हैं, खुद ही बना सकते हैं आप इजीली, और इसको आप उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, साइट मैप डॉट एक्स एम एल। ठीक है, अब ये देखो, ये एक सेट ऑफ यूआरएल्स होता है। ठीक है, अब वो वाली जो रोबोट टीएक्सटी फाइल बनाई थी ना, वो इसलिए बनाई थी कि गूगल उन पेजेस को क्रॉल ना करे। साइट मैप इसलिए बनाया जाता है कि गूगल इन पेजेस को क्रॉल करे। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। या अब ये जो पेज लगे हुए ना, ये कोड लगा हुआ है, ये एक्सएमएल कोड है। ये आप इजीली किसी भी साइट मैप जनरेटर के ऊपर जाके बना सकते हो। साइट मैप, साइट मैप जनरेटर जैसे लिखूंगा तो यहाँ पे काफी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो मुझे साइट मैप क्रिएट करके दे सकती हैं। इन्हें आप मैनुअली भी बना सकते हो। ठीक है, किसी साइट के ऊपर जाके भी बना सकते हो।
वन सेकेंड, आई थिंक मेरा जो इंटरनेट है ना वो अनस्टेबल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल देता हूँ ना, ये चेक करें। साइट मैप बनाने का तरीका भी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और इसको स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये इसको रनिंग करने लग जाएगा, ठीक है, कि इस वेबसाइट के कितने पेजेस है। ये मुझे इस तरह से ना कोड करके दे देगा, सेम यही वाला कोड बना के दे देगा इस सारी वेबसाइट्स के। अब इसके अंदर से मैंने चूज करना है कि कौन से वेब पे कौन से पेज को मैंने क्रॉल करवाना है और किसको मैंने नहीं क्रॉल करवाना। ठीक, तो ये हो गया साइट मैप। उसके बाद आपका ऑप्टिमाइज कोड होना चाहिए, लाइक आपकी जीएस फाइल्स कितनी लगी हुई है उसके ऊपर, जे क्यूरी आपने कितनी यूज की हुई है, सीएसएस कितना यूज किया हुआ है। एक लिमिट होती है हर चीज की, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो होती है ना वो आपकी साइट को ना स्पीड को स्लो करती है। तो आप जितनी कम हो सके उतनी कम किया करें यूज। फिर आ जाता है आपका क्रॉल बजट मैनेज करना, जो मैंने अभी समझाया है कि आपको क्रॉल बजट अपना मैनेज करना पड़ेगा। हर साइट का एक सिंपल क्रॉल बजट होता है जो साइट के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, मतलब उसका कोई आपको बताएगा नहीं गूगल खुद के, मैं भाई इतनी देर आपकी साइट को क्रॉल करूंगा, इतनी देर नहीं करूंगा। तो आपने कम से कम कंटेंट को ना मतलब ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को क्रॉल कम से कम टाइम के अंदर करवाना है। ठीक है, फिर आ जाता है टेक्निकल एसईओ के अंदर माइग्रेटिंग वेबसाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब कुछ डेवलपर्स जो होते कुछ जो साइट ओनर्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई हमारी जो साइट का सीएमएस है ना वो सही नहीं है। अब हमने कोडिंग की हुई है, हमने कस्टम कोडिंग की हुई है, तो अब ये सही नहीं चल रहा। तो अब इसको इस वेबसाइट को ना हम वर्डप्रेस के ऊपर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो आपको इस चीज का भी पता होना चाहिए कि माइग्रेट जब वेबसाइट करते हैं तो आपकी रैंकिंग में इफेक्ट पड़ता है। तो उसको कम से कम करने के लिए ना, तो आपने साइट में जब कोई कोई माइग्रेट करो तो उसके पास बैठना है, उसे बताना है कि भाई ये वाला यूआरएल है, इसको चेंज नहीं करना, क्योंकि साइट माइग्रेटिंग में ना सबसे ज्यादा यूआरएल पे इफेक्ट पड़ता है, और यूआरएल जैसे ही चेंज हुआ आपकी सारी रैंकिंग चेंज हो जाएगी। ठीक, थर्डली आ जाती है वही मोबाइल मोबाइल फ्रेंडली आपकी वेबसाइट लाजमी होनी चाहिए। ये आप रट्टा लगा लो कि आपकी वेबसाइट जो है ना प्रॉपर मोबाइल फ्रेंडली हो, क्योंकि 90% ट्रैफिक जो है आपको वहीं से मिलेगी। ठीक, तो यहाँ तक आ गया हमारा टेक्निकल एसईओ। ठीक है, ये तीन टाइप्स होती हैं एसईओ की। अगर यहाँ पे भी किसी को कोई भी क्वेश्चन है या कोई चीज नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ सकता है, मुझे बता दे मैसेजेस में। उसामा, अब्दुल रहमान, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, तो ये तीन टाइप्स प्रॉपरली हमारी डिफाइन हो चुकी हैं। अब हम आएंगे टेक्निक्स की तरफ, जो आपने भी सुनी होगी कि एसईओ में तीन टाइप्स, कोई कुछ लोग इन्हें टाइप्स कहते हैं, कुछ लोग इन्हें टेक्निक्स कहते हैं, बट बेसिकली ये टेक्निक्स है, जिसके अंदर व्हाइट हैट आ जाती है, ब्लैक हैट आ जाती है और ग्रे हैट आ जाती है। ठीक है, अब मैं आपको तीनों को ये डिफाइन करके बताता हूँ कि व्हाइट हैट, ग्रे हैट और व्हाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट में क्या फर्क है। ओके ओके। अब जो व्हाइट हैट एसईओ होती है ना, एक सेकेंड, क्या मैसेज आया है, बट ये क्रॉलर डिसेबल करने वाला प्रैक्टिस से आएगा। जी बिल्कुल, ये प्रैक्टिस से ही आता है। जब आपके पास एक वेबसाइट आती है ना, जब प्रॉपर आप एसईओ बन जाते हो, ठीक है, तो आपको अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि मेरी वेबसाइट पे कौन कौन से पेजेस है। हर एक पेज का, चाहे वो कितना ही छोटा यूआरएल, कितना फजूल पेज क्यों ना पड़ा हो आपकी वेबसाइट पे, लेकिन आपको उसका पता होना चाहिए। देन आप गूगल को बताते हो कि भाई इस पेज को क्रॉल करना है, इस पेज को आपने क्रॉल नहीं करना। क्योंकि काफी सारे अब जब जब भी आप कोई पेज क्रिएट करने लगते हो ना, तो उसके बैकएंड में बहुत सारे फजूल पेज ऑटोमेटिक क्रिएट होते रहते हैं। ठीक है, तो उनको डिसअलाउ करवाने के लिए आप क्राउलर्स को डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, और डैशबोर्ड को कर सकते हो। मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना वो डैशबोर्ड को ही करते हैं, ताकि उनका डैशबोर्ड जो है ना वो कहीं रैंकिंग में ना चला जाए और कोई हैकर उसके ऊपर कुछ ना कुछ इशू ना कर दे। ठीक है, टेक्निकल एसईओ में एक और चीज आती है, एसएसएल सर्टिफिकेट। ठीक है, वो आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी होती है, वो आप इजीली कहीं से भी बाय भी कर सकते हो, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाता है। जब आप आपकी डोमेन बाय कर रहे होते हो ना, तब आपको होस्टिंग सर्वर के साथ ही वो आपको प्रोवाइड हो जाता है। ठीक, चले हम आ जाते हैं, हम बैक अब टेक्निक के ऊपर आ जाते हैं। व्हाइट हैट टेक्निक्स प्रॉपरली जो होती है वो फॉलो करती है गूगल की गाइडलाइंस को। गूगल की गाइडलाइन से हट के ना वो कोई भी काम नहीं करते, और मैक्सिमम आजकल हर कोई यही चाहता है कि यार उसकी वेबसाइट पे जो भी एसईओ वो व्हाइट हैट एसईओ मींस गूगल की गाइडलाइंस के मुताबिक हो। ठीक है, आप कंटेंट क्रिएट करो जिसका जिसका गोल हो यूजर के लिए, ठीक है, ना फॉर नॉट फॉर क्राउलर्स, कि आप क्रॉल करवा लो, क्रॉल तो हो गई है, लेकिन जब यूजर ही नहीं आएगा तो हमें क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, ना आपको लीड्स मिलेगी, ना आपका कोई ब्लॉग पेज रैंक तो हो जाएगा, लेकिन आपको जब यूजर ही नहीं मिले तो अर्निंग क्या मिलेगी।
ठीक है। तो आपने कंटेंट ऐसा बनाना है जो यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है, यूजर को एजुकेट करे, उसको इन्फॉर्म करे, ठीक है, या फिर आप कोई चीज सेल करो तो उसको पता हो कि भाई ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये पेज पड़ा हुआ है, ठीक है, प्रॉपर गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। तो ये होती है व्हाइट हैट। अब ब्लैक हैट जो है ना, ब्लैक हैट वही समझ लो कि गूगल की गाइडलाइंस के अगेंस्ट होती है। ये प्रॉपरली अगेंस्ट उसके काम करती है। आप इसके अंदर पीबीएन नेटवर्क से बैकलिंक्स लेना, ठीक है, स्पैमी बैकलिंक्स लेना, कीवर्ड स्टफिंग करना कि हर जगह कीवर्ड 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 लगा दिया अपना। कोई अगर आपने कीवर्ड लिया हुआ है ब्लैक हैट एसईओ, तो हर जगह आपने ब्लैक हैट एसईओ ब्लैक हैट एसईओ, चाहे वो आप कलर चेंज करके कर लो, ठीक है, चाहे वो टेक्स्ट को इधर उधर करके लगा दो। तो वो सारी टेक्निक्स जो होती हैं वो ब्लैक हैट के अंदर आती है और वो गूगल की गाइडलाइंस के खिलाफ है। इट मीन्स कि आपकी वेबसाइट कुछ टाइम के लिए तो रैंक करेगी, ठीक है, लेकिन ज्यादा देर तक रैंक नहीं करेगी। मतलब वो परमानेंट रैंकिंग नहीं होगी, वो एक जस्ट स्टेबल नहीं होगी। जिस तरह व्हाइट हैट आप करोगे ना, व्हाइट हैट में टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। ब्लैक हैट में टाइम नहीं लगता है, ब्लैक हैट आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स देती है, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं होते। ठीक, तो ये होता है व्हाइट हैट और ब्लैक हैट के अंदर डिफरेंस। फिर आ जाती है ग्रे हैट एसईओ। अब ग्रे हैट एसईओ की ना भाई बहुत सारी जो है ना वो डेफिनेशंस है, ठीक है, बट इसको सिंपली आप इस तरह कर सकते हो कि मिक्सचर है व्हाइट हैट और ब्लैक हैट एसईओ का, ठीक है। मतलब साथ साथ व्हाइट हैट भी कर रहे होते हो, साथ साथ ब्लैक हैट एसईओ के भी कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स यूज कर रहे होते हो। अब व्हाइट हैट के अंदर आप ये करते हो कि भाई कंटेंट हमने अच्छा बना लिया, हमारा वेब पेज बिल्कुल सही बन गया, उसकी स्पीड भी अच्छी है, और साथ ही आप जो लिंक्स है ना, लिंक्स, अब लिंक्स जो मैंने आपको बताया था कि ऑफ पेज के अंदर आ जाते हैं, पहले बैकलिंक्स बनाना, वो आप बनाने के बजाय आप किसी से बाय कर लेते हो। लाइक अब किसी की बहुत अच्छी साइट चल रही है, वो आपके रेलेवेंट भी है, आप उसको पैसे देते हो और वहां पे उसे कहते हो कि भाई हमारी अपनी वेबसाइट के ऊपर हमारा एक लिंक लगा दे। अब गूगल को तो ये पता नहीं चल रहा ना, ठीक है, गूगल को तो नहीं पता कि आपने उस बंदे को पैसे दिए तब जाके उसने आपका कंटेंट दिया, क्योंकि आपका तो बार बार जो भी सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज होती है ग्रे हैट। मतलब थोड़ी थोड़ी आप ब्लैक हैट की टेक्निक्स लगा रहे होते हो, थोड़े थोड़े आप मिक्सचर व्हाइट हैट भी मिक्सअप कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये होती है तीन टेक्निक्स। अब आपको पता लग गया टाइप्स क्या होती है और टेक्निक्स क्या होती हैं। ब्लैक हेड की दो तीन टेक्निक्स हैं, मुझे भी आती है, मैं आपको सिखाऊंगा वो भी। लाइक क्लॉकिंग जिसमें आ जाता है, ठीक है, और इसके अंदर रीडायरेक्शंस की एक टेक्निक मुझे आती है जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी है वो बहुत जल्दी बूस्ट कर सकते हो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ग्रे हैट ओवरऑल बेनिफिशियल है। ग्रे हैट अगर सही वे में की जा रही है ना तो वाकई वो बेनिफिशियल है, ठीक है, अगर आप बिल्कुल सही वे में कर रहे हो। लाइक अगर मतलब गूगल की गाइडलाइंस को तो